हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम आ गए हैं पार्ट 5 की ओर, जिसका नाम है निज भाषा उन्नति। ये एक जो कविता है ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिसमें भाषा के महत्व को खास तौर पर दर्शाया गया है। निज भाषा यानी हमारी अपनी भाषा, और उन्नति यानी अपनी भाषा की उन्नति करना, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार, सिर्फ अपने देश और विदेशों में उसका प्रचार प्रसार करना, उसको फैलाना, उसका विस्तार करना। ठीक, हम आ गए हैं इस कविता के एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न तक। ठीक, पाठ की कविता का जो भावार्थ है वो आपने अच्छे से सुना, प्रश्नोत्तर आपने बहुत अच्छे से किए, भाषा अध्ययन से आपने सब कुछ सीखा। इन्हीं तीनों चारों चीज़ों का जो सार है वो होता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज का प्रयोग अक्सर आपके जो दिमाग है उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग में उथल पुथल मचाकर आपको चीज़ें आपसे याद करा देना, साथ में आपसे उसके उत्तर जानना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जवाब देंगे आप लोग, जो कि देंगे कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन रहे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अज्ञेय जी। तो आपको जानना है इस पाठ का सही उत्तर। निज भाषा उन्नति पाठ के लेखक, जी हाँ, अभी तक तो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से या फिर अपनी स्मरण शक्ति से अंदाजा लगा लिया होगा कि इस पाठ के जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं जो, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। इस पाठ में मिलजुल कर रहने का संदेश देने की बात कही गई है कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, जाति धर्म वर्ग भेद का कोई भेदभाव मन में मत पालिए, आपस में मिलजुल कर रहिए। क्यों रहिए मिलजुल कर? राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए, एकता और अखंडता के लिए, या फिर मानवता के लिए। ऑप्शन चारों सही हैं, लेकिन एक कोई ऐसा है जो कि कंपाइल्ड है, यानी आपस में मिला हुआ जुड़ा हुआ है। तो आपको करना है सही जवाब राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए। यानी यहाँ पर ये अलग अलग हैं, लेकिन इस वाक्य में ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए गए हैं, जो कि इसका सही उत्तर है। ठीक, तीसरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था कर्नाटक में, हरियाणा में, वाराणसी में या फिर बोध गया में। कवि परिचय के दौरान हमने इस प्रश्न को पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 4, जो कि है ये, भारतेंदु जी ने रचना की थी। रचना यानी कि उन्होंने किस तरीके की काव्य या साहित्य की रचना की थी? नाटक लिखे थे, कविता लिखी थी, निबंध लिखे थे, या फिर उपरोक्त सभी। मतलब उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कविता भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं। अब यहाँ सुनने में आया है एक नया शब्द, नाटक। नाटक का अर्थ होता है किसी घटना का मंचन करना या अभिनय करना। आपने अपने वार्षिकोत्सव वगैरह में, स्कूल के कई प्रोग्राम्स में ड्रामा किया होगा, जिसे आप ड्रामा या स्किट भी कहते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में कहलाता है नाटक। किसी का अभिनय करना, ठीक है। तो नाटक विधा होती है। फिर होती है कविता, तो कविता आप जानते हैं। निबंध होती है एक स्वच्छंद रचना, किसी कवि लेखक की एक स्वच्छंद रचना, जिसमें वो किसी एक विषय का चुनाव करके अपने स्वतंत्र विचारों को उसमें प्रस्तुत करता है, जिसकी कोई शब्द सीमा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने रचना की है नाटक की, कविता की, निबंध की या उपरोक्त सभी की। तो हमने जब इनका कवि परिचय पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कविता भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं। यानी सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखा गया। जो लिखे गए हैं तीनों ऑप्शन, उसके विकल्प सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारतेंदु जी की गद्य लेखन की भाषा है। अब भारतेंदु जी लिखते तो थे, ठीक, जो गद्य लिखते थे वो, अब देखिए यहाँ पर आया है एक गद्य। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य।
ये दोनों ही हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। पद्य के अंतर्गत दोहा, चौपाई, कविता, जो आप गजल वगैरह लिखते हो वो सब होती हैं। ऐसी रचनाएं जिन्हें गा या गुनगुना सकते हैं वो आती हैं पद्य के अंतर्गत। और गद्य यानी कि जो भी हमने देखा, नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि जो भी चीजें होती हैं, निबंध आदि, वो होती हैं गद्य की विधा में, जिन्हें सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उनके गद्य लेखन की, जो गद्य उन्होंने लिखा है उसकी भाषा क्या है। खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी या फिर पाली भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। जी हाँ, अपने बुद्धि विवेक से बहुत जल्दी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगला है, भारतेंदु जी का निधन किस आयु में हुआ था। निधन का अर्थ होता है मृत्यु, आयु का अर्थ होता है उम्र। तो भारतेंदु जी का निधन किस आयु में हुआ था। 65 यानी कि 65 वर्ष, 75 यानी कि 75, 35 यानी कि 35 और 40 यानी कि 40वें वर्ष में। तो 65, 75, 35 और 40 कौन से वर्ष में उनका देहांत यानी कि निधन हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, हमने पाठ के दौरान पढ़ा था, काफी कम आयु में ही उनका निधन हो गया था। तो 35 वर्ष की अल्पायु में, 35 वर्ष की आयु में भी उन्होंने इतने महान काम कर लिए। सोचिए, अगर ऐसा महान व्यक्ति और अधिक जीवित रहता तो हमारे साहित्य में वो कितने सारे सितारे बुलंद कर गया होता है ना, कितनी सारी साहित्य रचना की होती, हमारे साहित्य को कितना अधिक समृद्ध बना गए होते वो। ठीक, तो जो 35 वर्ष में इतने महान कार्य कर सकते हैं वो कितने महान व्यक्ति होंगे। बढ़ते हैं आगे, शब्दार्थ की सही जोड़ी है। हम पाठ जब पढ़ते हैं, पाठ का सार पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, तब हम उसके बाद पढ़ते हैं शब्दार्थ। तो अब आ गई है उसकी आवश्यकता, उसके दोहराव की। तो यहाँ पर है, मूल का अर्थ होता है आधार, सही या गलत आपको बताना है। जत्न का अर्थ होता है यत्न, मधि यानी होता है बीच में। इसमें से कौन सी सही जोड़ी है, या फिर कोई सही नहीं है, या फिर सभी सही जोड़ी हैं। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो मेरे ख्याल से जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो सही हैं। मूल का अर्थ आधार होता है, जत्न का यत्न होता है, जत्न और यत्न का अर्थ होता है प्रयास करना, कोशिश करने से अर्थ है। मध्य यानी बीच में, किसी चीज के बीच में, और उपरोक्त सभी यानी कि ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो दी गई तीनों ही जोड़ियां बिल्कुल सही हैं। अगला है, स्वयं की उन्नति के लिए आवश्यक है। व्यक्ति की, वो अपने समाज और राष्ट्र के लिए जो कर रहा है वो तो बहुत प्रमुख है, लेकिन स्वयं की उन्नति के लिए, क्योंकि जब हम खुद आगे बढ़ेंगे तब तो हम समाज को आगे ले जाएंगे, राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। तो स्वयं की उन्नति के लिए, अपने खुद के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की है। अपने क्षेत्र के विकास की, अपने कार्य के विकास की, अपनी भाषा के विकास की, या फिर अपने प्रदेश के विकास की। जी हाँ, बिल्कुल सही, स्वयं के विकास के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपनी भाषा को समृद्ध बनाएं। हमारी भाषा हमारी पहचान है। अगर मैं अच्छा बोल नहीं सकती तो मैं दुनिया में जो भी काम करूंगी उसको मैं स्पष्ट रूप से किसी के सामने प्रदर्शित ही नहीं कर सकती। तो सबसे प्रमुख आवश्यकता है अपनी भाषा के विकास की। मेरा भाषा साहित्य, मेरा शब्द भंडार जितना अधिक समृद्ध होगा, मैं अपनी बात को उतने ही अच्छे ढंग से आप तक पहुंचा पाऊंगी, है ना। तो यहाँ स्वयं की उन्नति के लिए जब हमें खुद का अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना होता है तो सबसे प्रमुख क्या आवश्यक है, भाषा की। आजकल जो कमी समझ में आ रही है, जो चीज़ गलतियाँ समझ में आ रही हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ की है कि हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने में तो लगे हुए हैं, हम अपनी स्वयं की भाषा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके प्रयोग के बाद जो हमारी भाषा का प्रयोग है वो थोड़ा सा उसका स्तर कम हुआ है। हम साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करने की जगह संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। व्हाट्सएप वगैरह में जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लिखने की जगह हम सिर्फ थंब दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या कर रही हैं, हमारे भाषा के विकास को नीचे की तरफ ला रही हैं, डिमोशन कर रही हैं उसका। तो अपनी भाषा का विकास करना बहुत ज़रूरी है। अपनी भाषा, शब्द भंडार को समृद्ध कीजिए, खूब किताबें पढ़िए, नए नए शब्द जानिए। आपके मस्तिष्क में आपकी भाषा के जितने अधिक शब्द होंगे, आप उतना अच्छा लिख पाएंगे, उतना अच्छा बोल पाएंगे, उतना ही अच्छा वक्ता और श्रोता बन पाएंगे। ठीक, तो स्वयं की उन्नति के लिए आवश्यक है क्या,
अपनी भाषा का विस्तार, है ना, अपनी भाषा की उन्नति करना। जब हम अपनी भाषा समृद्ध करेंगे तब हम अपने देश और राष्ट्र का भला कर पाएंगे। किन लोगों से अपनी ही भाषा में बात करने को कहा जा रहा है? ऐसे कौन लोग हैं? कविता में ऐसी कौन सी पंक्तियां आई थी जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि किन लोगों से अपनी भाषा यानी स्वयं की भाषा में बात करनी चाहिए? अपने पुत्र से, पत्नी से, मित्र से या फिर सभी से? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कविता में हमने ये पंक्ति पढ़ी थी कि अपने पुत्र, मित्र और पत्नी से अपनी स्वयं की भाषा में बात करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं ये हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं, है ना। अगर पत्नी है, अगर कोई महिला है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन पति हो जाएगा। क्यों बात करनी चाहिए? क्योंकि ये जो तीन लोग हैं जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इनसे हमारे जीवन के सुख दुख, अच्छे बुरे हर काम में हमारा वास्ता पड़ना है। तो जब हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो हम खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को उनके सामने बहुत अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है, तो पुत्र, पत्नी और मित्र तीनों से ही हमें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। अपनी भाषा यानी कि जो आपकी भाषा या मातृभाषा है। जगत में सबसे बुरा किसे कहा गया है? ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत बुरा साबित होती है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है? ऑप्शंस हैं घर की फूट को, घर के कम सदस्यों को, घर में अधिक सदस्यों को या फिर अनपढ़ लोगों को। ऐसी कौन सी चीज है जिसे सबसे बुरा कहा गया है? देखिए, सदस्य कम ज्यादा चल सकते हैं, अनपढ़ लोगों को पढ़ाया जा सकता है। तो बचा है एक ऑप्शन। क्या आपको लग रहा है कि ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। घर की फूट को यहाँ पर सबसे बुरा कहा गया है, क्योंकि अगर घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनके आपस में बीच में मतभेद या मन भेद हैं, उनके आपस में बीच में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, तो वो कभी एक होकर नहीं रह पाएंगे। और जो चीज़ एक नहीं है, जिसकी शक्तियाँ बटी हुई हैं, वो कभी भी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम बचपन से पढ़ते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति। तो परिवार जो है वो किस चीज से चलते हैं? एकता से चलते हैं। मम्मी पापा, बच्चे, दादी दादा, चाची चाचा, जितने भी, चाहे एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, वो जितना एक होकर रहेंगे उनकी शक्तियां उतनी ही अधिक होंगी, उतनी ही तीव्र होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बुरा किसे कहा गया है? घर की फूट को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के बाद क्या माना जाने लगता है? पाठ के आधार पर कि बच्चा अंग्रेजी पढ़ने के बाद क्या माना जाने लगता है कि जब अंग्रेजी बच्चा पढ़ लेता है तो वो क्या हो गया? अब यहाँ पर है, बच्चा क्या हो गया? प्रवीण हो गया, अंग्रेजी सीख गया, बड़ा हो गया या बुद्धिमान हो गया। तो कविता के आधार पर हमने जाना था कि जब बच्चा अंग्रेजी सीख लेता है तो ऐसा माना जाने लगा है आजकल कि वो बहुत प्रवीण हो गया, वो बहुत एक्सपर्ट हो गया, एडवांस हो गया। मतलब सोच में ये साबित हो गया है कि अंग्रेजी का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो पाठ के आधार पर उत्तर सही है, प्रवीण हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भी क्या है? जिस प्रकार हमारी अपनी एक भाषा होती है, जो भी आपकी और मेरी भाषा है, उसके अलावा अंग्रेजी भी एक भाषा ही है। हम जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीख सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। किसी संविधान में, किसी कानून में, किसी पुस्तक में नहीं लिखा कि आप एक से अधिक इतनी भाषाएं नहीं सीख सकते। लेकिन आपको स्वयं की अपनी भाषा का ज्ञान होना तो बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले ज्ञान हासिल करिए अपनी भाषा का, उसके बाद जितनी मर्जी आए उतनी भाषाएं आप सीख सकते हैं, वो आपका ज्ञानवर्धन ही करेंगी। अगला है कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाभारत, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत, वो किनके बीच की फूट का परिणाम है? वो किन लोगों के बीच हुआ था? उनके बीच में फूट किस बात के कारण पड़ी थी? विकल्प हैं कौरव और पांडव, कौरव और यदुवंश, यदुवंश और पांडव, और शाक्य और पांडव। कौन से ऐसे लोग थे जिनके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था? तो महाभारत का युद्ध तो विश्व प्रसिद्ध है ना। जब भी आपसे पूछा जाएगा फट से आप दोनों नाम ले सकते हैं। तो अभी भी आपने जो जवाब दिया है, जी हाँ, वो बिल्कुल सही है। महाभारत का युद्ध हुआ था 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच। इनकी आपसी कई मनमुटाव थे, पांडवों की तरफ से नहीं थे, जो कि कौरवों की तरफ से थे। कौरव जो थे वो थोड़ा सा छल कपट और अभिमान से भरे हुए थे। पूरा राज्य हासिल करने के लिए उन्होंने पांडवों को अलग अलग प्रकार से सताया था, जिसका कारण युद्ध हुआ। युद्ध का जो परिणाम हुआ उसमें धीरे धीरे करके जो
गलत था उसकी हार होती चली गई, यानी कि धीरे धीरे सभी के सभी 100 कौरव मारे गए। एक एक करके जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे सभी मारे गए, पांडव सभी जीवित बचे, साथ ही वो युद्ध को जीत गए। इस बात से ये भी पता चलता है, इस युद्ध से ये भी पता चलता है कि जो अन्याय है उसकी हमेशा हार होती है, जो सच है और सही है उसकी हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 12वें प्रश्न का उत्तर जाना। देखते हैं अगला, यवनों का भारत आगमन किसके बीच फूट का परिणाम है? ऐसा क्या हुआ था कि यवन भारत आ गए थे? ऐसे कौन सी दो लोग थे जिनके बीच में इतनी फूट पड़ी कि उनको भारत आना पड़ा? पृथ्वीराज और चंद्रगुप्त मौर्य, जयचंद्र और चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज और जयचंद्र, साथ ही जयचंद्र और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। तो इनमें से ऐसे कौन लोग थे जिनके कारण हमें यवनों को जो भारत आगमन उनका होना पड़ा? तो जी हाँ, पृथ्वीराज और जयचंद इसका सही जवाब है। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसके कारण उनके बीच में इतनी फूट बढ़ गई थी कि यवनों को भारत में एंट्री लेनी पड़ी, उनका प्रवेश हो गया। हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ तक करना चाहिए? जो हमारी भाषा है उसका विकास, प्रचार प्रसार हमें कहाँ तक करना चाहिए? राजकाज की भाषा में, राजकाज में करना चाहिए, अपने घर में बस करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से यानी आपसी व्यवहार में उसका प्रयोग करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी में? तो अपनी भाषा का बिल्कुल हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा था और हम जान चुके हैं कि जो हमारी स्वयं की भाषा है उसका प्रयोग हमें राजकाज में तो करना ही चाहिए, अपने घर के सभी सदस्यों से करना ही चाहिए। अभी एक पूर्व प्रश्न में हमने पढ़ा कि पत्नी, भाई और मित्र के साथ भी, हमें पुत्र के साथ भी अपनी स्वयं की भाषा में बात करनी चाहिए। और व्यवहारिक रूप से यानी आपसी व्यवहार जो होते हैं, हमारे जो मोहल्ले में हमारा व्यवहार है, कॉलोनी में हमारा व्यवहार है, रिश्तेदारों के साथ हमारा व्यवहार है, तो उसमें भी हमें अधिकतम स्वयं की भाषा का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। स्वयं की भाषा यानी जो भी आपकी अपनी प्रमुख भाषा है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। कर्म शब्द का तत्सम रूप है। कर्म, कर्म जो है ये हम अपभ्रंश भाषा में उसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत रूप आपको पहचानना है। क्रम, कर्म, कर्म या फिर क्रम। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि कर्म का तत्सम रूप है यानी संस्कृत रूप है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, कर्म उसका तत्सम रूप है। ये रेफ का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जहां पर सुनाई देती है, ये जो रेफ है, र का उच्चारण जो है जहां सुनाई देता है, यहाँ देखिए र आपको बीच में सुनाई दे रहा है, क के बाद सुनाई दे रहा है, तो ये अपने से बाद वाले के ऊपर वाले शब्द पर रेफ बनकर लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, पदेन रा नीचे की तरफ लगता है किसी शब्द में, इस तरीके से लगता है कि ये ऐसा होता है, इसे हम बोलते हैं क्र। ठीक है, और वो जो है वो कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुकांत शब्द है। तुकांत यानी कि लिरिकल जिसे आप कहते हो, राइमिंग वर्ड जिसे आप कहते हो, जैसे गीत संगीत का प्रयोग आपने देखा होगा, कोई भी आप गीत सुनते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, देशभक्ति हो, आरती हो, दोहे हो, चौपाई हो, उनका अंत जो होता है, जो अंत होता है वो तुकांत होता है। तुक का जो अंत होता है वो एक जैसे शब्दों से होता है उसका उच्चारण। तो मूल, शूल, जत्न, यत्न, रात, बात या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तुकांत है, सुनने में आपको अंत उसका एक जैसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मीत शब्द का तत्सम रूप है। मीत किसे कहा गया है? तो मीत यहाँ क्या मित्र को कहा है, दोस्त को कहा है, भाई को कहा है या फिर मात्र को कहा है? किसे कहा गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मित्र शब्द का प्रयोग जो किया गया है, मीत शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो मित्र के लिए किया गया है। मित्र भी तत्सम शब्द है। नॉर्मल भाषा में हम उसे दोस्त, यार, भाई, बंधु ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विलंब का क्या अर्थ है? शब्दार्थ सेगमेंट से लिए गए हैं ये ऑप्शंस। तो विलंब का क्या अर्थ है? तो विलंब का अर्थ क्या देर है, जल्दी है, अवलंब है? इनमें से कोई नहीं। क्या ये भी तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं? तो बिल्कुल सही, विलंब का अर्थ होता है देर। विलंब मत करना, जल्दी आ जाना, यानी कि देर मत करना, जल्दी घर आ जाना। तो इस प्रकार विलंब शब्द का क्या अर्थ हुआ? देर।
निज शब्द का अर्थ है, निज शब्द का अर्थ तो हम तब से पढ़ रहे हैं जब से हमने पाठ पढ़ना शुरू किया है। निज भाषा उन्नति आहे, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा तो निज का अर्थ क्या स्वयं होता है, दूसरे का होता है, हमारा होता है, या फिर हम सभी का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। निज का अर्थ होता है स्वयं, निज का अर्थ होता है स्वयं। निजवाचक सर्वनाम भी हम पढ़ते हैं, हमने इस पाठ में भी निज शब्द का बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। लंका के विनाश का कारण क्या था? लंका का, इतनी सुंदर सोने की लंका, ऐसा माना जाता है, देखिए मैंने तो देखी नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है ठीक उतना ही आपने सुना होगा कि जो लंका थी वो सोने की थी और अद्भुत सुंदर नगरी थी, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अयोध्या बहुत सुंदर नगरी थी, ठीक वैसे ही लंका भी सोने की थी और बहुत सुंदर हरी भरी वृक्ष लताओं से, फलों के जो वृक्षों से लदी हुई बड़ी ही सुंदर नगरी थी, ठीक समृद्ध नगरी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जो वो सोने की लंका जल गई, उसका नाश हो गया, ऐसा क्या हुआ था? तो क्या उसका कारण रावण और विभीषण के बीच फूट था? क्या उसका कारण रावण और विभीषण के बीच मित्रता था? क्या उसका कारण राम और विभीषण के बीच फूट था? क्या राम और रावण के बीच फूट था? तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर लंका में आग क्यों लगी, लंका का नाश क्यों हुआ, लंका में फूट क्यों पड़ी, किन दो व्यक्तियों के कारण वहां पर फूट पड़ गई? तो रावण और विभीषण जो कि आपस में सगे भाई थे, दोनों सगे भाई थे, उनके बीच में जो फूट पड़ी, क्यों पड़ी? रावण जो था वो बहुत बुद्धिमान था, ब्राह्मण था और बहुत बुद्धिमान था, शिव भक्त था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी कि वो अहंकारी था। तो सारे जो गुण थे उस पर उसका एकमात्र अवगुण भारी था, जो था अहंकार उसका। और विभीषण भक्त था, नीति विषयक काम करता था, धर्म के आचरण पर चलना चाहता था। जब रावण ने सीता का हरण किया, जो कि गलत था, विभीषण ने उसको समझाने का प्रयास किया, कहा कि भैया किसी और की पत्नी अर्धांगिनी का हरण करना अच्छी बात नहीं है, आप उन्हें ससम्मान वापस लौटा आइए। लेकिन रावण के लिए तब तक ये चीज़ क्या बन गई थी? उसके अहंकार का प्रश्न बन गया था, उसके गुमान का प्रश्न बन गया था। उसे लगा कि अगर मैंने लौटाने चला गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा, मैं लंकापति। तो बुद्धिमान वो था, लेकिन साथ में क्या था? वो अहंकारी था। तो उसका जो अहंकार था वो किसे पसंद नहीं आया? विभीषण को पसंद नहीं आया। विभीषण धर्म और नीति के अनुसार कार्य करना चाहते थे, इसलिए विभीषण किसके पास चले गए? वो राम के पास चले गए और राम के साथ मिल गए वो जाकर। तो दोनों भाइयों के बीच में जो फूट थी उसका कारण क्या हुआ? लंका का विनाश हो गया। इसी सुंदर सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। ठीक, तो इस प्रकार हमने पाठ में भी पढ़ा था कि किसी भी प्रकार की आपसी फूट, पारिवारिक जो विवाद होते हैं वो हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर आज हमने पूर्ण किए पाठ का सार, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन और साथ ही साथ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पाठ का करते रहिए रिवीजन, एक बार पुराने सारे वीडियोस दोबारा देखकर अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए पाठ को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है मैग्नेट ब्रेन्स, जिसके बारे में अब आप बहुत कुछ जानते हैं। ये पूरी तरह एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं। वो सुविधाएं हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स की तैयारी यहाँ पर सारी कराई जाती है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी ध्यान दिया जाता है, उसके वीडियोस भी आपके लिए आपके अनुसार प्रोवाइड किए जाते हैं। बुक्स और ई बुक्स का तो यहाँ खजाना है, जो कि एक क्लिक पर आपको उपलब्ध होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करते ही आप एक गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और सारा जो भी आवश्यक सामग्री है वो पहुँच जाएगी आपके पास। आप हमसे संपर्क करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, अब आप मेरे साथ दोहराने लगे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ज्ञान को बांटते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कीजिए मेरा इंतज़ार। मिलते हैं, बाय बाय।